हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम में आपका स्वागत है। ज्योमेट्री के इस लेसन में हम लोग सर्किल, जिसे हिंदी में वृत्त भी बोलते हैं, के बारे में इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी में सर्किल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जो भी टर्म्स यूज होते हैं सर्किल में, वो सारे टर्म्स के बारे में उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। और जितने भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं सर्किल से रिलेटेड, वो सारे फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे। सर्किल के प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने सर्किल से रिलेटेड उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा, डिफरेंट रूल्स के बारे में सीखा और सर्किल के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में सीखा। अब आगे के लेसन में हम बात करेंगे जो भी बचा हुआ पार्ट थ्योरी का है, और इस पार्ट से लगभग सर्किल के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन पाते हैं। और जैसे कि जो टीयर 2 का एग्जाम है SSC CGL का, उसमें इस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेसन को जरूर आप अच्छे से समझें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सर्किल की कॉमन टेंजेंट के बारे में। ठीक है, कॉमन टेंजेंट या हिंदी में इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो इनकी लेंथ हमें कैलकुलेट करने के लिए आती है बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो आपको दो सर्किल दिए होते हैं, उनकी रेडियसेस दी होती हैं, और मेनली आपको क्या दिया होता है, उनके सेंटर्स के बीच की दूरी दी होती है C1 C2। यहाँ पे C1 और C2 सेंटर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारी चार उभयनिष्ठ रेखाएं होती हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट को लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट टेंजेंट जो होती हैं जो इस तरह से स्ट्रेट सीधी होती हैं, और ट्रांसफर टेंजेंट क्या होती हैं जो कि एक दूसरे को जो आपकी सेंटर लाइन है उससे कट करती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा हियर C1 C2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्किल्स, द लेंथ ऑफ ईच कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और यहाँ पे यही लिखा होना चाहिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि √C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो सेंटर हैं उनके बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस जो आपकी रेडियसेस हैं दो सेंटर्स की, उनको उनका डिफरेंस लेना है और स्क्वायर कर देना है। अब R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 कुछ भी हो सकता है, बट उसका डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे याद रहता है अंडर रूट बस ले लेना है आपको, तो आपकी ये AB की वैल्यू आ जाएगी, और AB बराबर यहाँ पे CD होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। अब अगर हम देखें कि ये किस तरह से इसका ये फॉर्मूला बन जाता है, ऐसा फॉर्मूला कैसे बन जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली टेंजेंट है उससे क्या करेंगे, AB के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, AB के पैरेलल एक लाइन हमने खींच दी, तो इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये एक स्पर्श रेखा है, तो ये 90 डिग्री होगा एंगल। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, ए एंगल 90 डिग्री होता है। और आपकी इस लाइन की वैल्यू क्या होगी, अगर इसको x मान ले तो AX की वैल्यू आपकी क्या होगी, AX की वैल्यू होगी R1 माइनस R2। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये पैरेलल लाइन खींची है तो इसकी वैल्यू C1 C2 होगी। ठीक है, वो C1 C2 के ही बराबर होगी। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे तो फिर हमारा यही फॉर्मूला आ जाएगा कि AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, और बस AB को हमें निकालना है तो उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से ये हमारा, अगर फॉर्मूला हमको भूल जाता है तो हम इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट की। ठीक है, तिर्यक स्पर्श रेखाओं की। तो कौन सी लाइन को, जो भी सेंटर को मिलाने वाली लाइन होती है उसको कट करती हैं। तो ये दो स्पर्श रेखाएं ये भी होती हैं, तो इनको कैलकुलेट, इनकी लेंथ कैलकुलेट करना होता है। तो आपको PS की वैल्यू या तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और PS इक्वल टू QR भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ वृत्तों के दो केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, C1 अंडर रूट होगा C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाता है, वहां माइनस था और यहाँ पे प्लस हो जाता है, ये बस अंतर होता है दोनों फॉर्मूला में। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में आपको दिया होता है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करना चाहिए आपको कि जो दोनों फॉर्मूले हैं इसमें एक में माइनस होता है और दूसरे में प्लस होता है। तो अगर देखा जाए कि दो चीजें अगर माइनस होती हैं तो उसका नंबर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है,
अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला भी यहीं लिख लें, C1C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो यहाँ पे एक नंबर है जिसमें R1 माइनस R2 है और यहाँ पे एक नंबर है जिसमें R1 प्लस R2 है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? R1 प्लस R2 बड़ा होगा, ठीक है। अब इस बड़े नंबर को हम अगर किसी चीज में घटाएंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? छोटा नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे ओवरऑल बड़ा नंबर होगा। तो देखने में आता है कि जो आपकी कॉमन टेंजेंट होती है डायरेक्ट वाली, उसकी लेंथ बड़ी होती है, और जो इनडायरेक्ट यानी कि जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स होती है, वो क्या होती है? उसकी लेंथ छोटी होती है। तो ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन है जो कि यहाँ पे हमें देख लेना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया होगा। सिमिलर तरीका है जैसा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के केस में था, बट यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको नीचे की तरफ इसको एक R2 के बराबर लेंथ में एक्सटेंड कर लेना होता है, ठीक है। और अब C1 C2 के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो कि S पे मिल जाएगी, और ये एक तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसको X मान लें तो PXS, ठीक है, PXS आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट है। तो अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो px की वैल्यू यहाँ पे क्या है? R1 प्लस R2 है, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें हाइपोटेन्यूज कहाँ है? हाइपोटेन्यूज आपकी C1 C2 है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बराबर C1 C2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस आपकी जो PS है स्पर्श रेखा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो बस यहाँ से PS की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी C1 C2 का होल स्क्वायर इंटू माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला बन जाता है, और इसको अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे PS स्क्वायर था। तो सिमिलर है, बस ये ऑब्जर्वेशन आपको देख लेना था कि कैसे हम इसको यहाँ पे फॉर्मूले को यहाँ पे डिराइव करते हैं। सर्किल में अगला रिजल्ट देखते हैं। इफ अ सर्किल टचेज ऑल फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देन द सम ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई वृत्त चतुर्भुज की चारों भुजाओं को अगर स्पर्श करता है तो चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं का योग सेम होता है, ठीक है। तो विपरीत भुजाएं कौन सी हैं? AB और DC आपस में विपरीत हैं, ये AB हो गई, इधर DC हो गई, ये विपरीत है, इनका सम BC प्लस AD के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये काफी इंटरेस्टिंग है, और ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आप इस सब कॉन्सेप्ट का यूज आप दूसरे क्वेश्चंस में भी कर पाते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से रिजल्ट नहीं आता है, अगर इसका हाफ पार्ट भी आ जाता है, तो आप इस चीज का यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें कि ये सारे कॉन्टेक्ट पॉइंट हैं, ठीक है, ये सारे कॉन्टेक्ट पॉइंट हैं, तो अगर इनको हम PQRS ले लेते हैं, PQRS, ठीक है, इनको ऐसे मान लेते हैं। तो अब देखा जाए तो C से एक तरह से ये टेंजेंट खींची गई, ये CS और CR, ठीक है, तो ये आपस में बराबर होंगी। तो अगर इसको 1 मान लें तो ये भी 1 होगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसी तरह से सारे कॉर्नर्स में हम देखेंगे, इसको अगर 2 मान लें तो ये भी 2 होगी, इसको 3 मान लें तो ये भी 3 होगी, इसको 4 मान लें तो ये भी 4 होगी, ठीक है। तो इतना समझ में आता है क्योंकि ये सारी टेंजेंट्स हैं, और एक किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट सर्किल में बराबर होती है। ये प्रीवियस लेसन में हमने सीखा। अब हम देखें कि अगर इसको हम प्रूफ कर लें, AB प्लस DC को अगर यहाँ पे हम प्रूफ कर लें, तो यहाँ से AB और DC की वैल्यूज लिखें, तो AB के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 3 हो जाएगा, और DC के केस में 1 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 1 कर लेंगे, टोटल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 10 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 10 आ गई। और इसी तरह से दूसरी साइड देख लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 + 1, और यहाँ पे 3 + 4 है, तो 3 + 4 कर लेंगे तो ये भी 10 आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये जस्ट प्रूफ करने का क्विक तरीका हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस चीज को प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करना आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, बट ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं कि एक्सटर्नल ऐसे केस में इसको आप टेंजेंट मान के, और इसकी कई सारी वैल्यूज। अभी इसी में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में आपको अगर इसकी वैल्यू नहीं दी, RD की वैल्यू नहीं दी, और कैलकुलेट करने को पूछ लेता है, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत यूजफुल होता है। C1 C2 आर टू सर्किल हैविंग सेंटर OO डैश एंड AC AD डायमीटर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। AC और AD क्या है? आपके डायमीटर्स हैं, ये सेंटर से लाइन पास कर रही है, डायमीटर्स हैं। बोथ सर्किल्स कट ईच अदर एट A एंड B, ठीक है, A और B पे ये सर्किल आपस में कट कर रहे हैं। देन CBD विल बी कोलिनियर, ठीक है, काफी अच्छा है, इससे रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखने की बात क्या कह रहा है कि ये दो सर्किल हैं, और इनके ये जो डायमीटर हैं, ठीक है, और C पॉइंट
और कह रहा है कि ये दोनों कट कर रहे हैं ए और बी पे, और रिजल्ट क्या है कि आपकी ये लाइन कोलिनियर, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, बी पॉइंट और सी पॉइंट डी पॉइंट ये आपस में कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर होने का मतलब होगा कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे सी बी डी स्ट्रेट लाइन एंगल, वो 180 डिग्री होगा और सी बी डी लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये सर्किल यहाँ पे इस डायग्राम में दोनों इक्वल दिख रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि ये दोनों सर्किल इक्वल हो, एक छोटा भी हो सकता है एक बड़ा भी हो सकता है, बट ये चीज हमेशा ट्रू होगी कि ये सी बी डी एंगल आपके सी बी डी लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो इस रिजल्ट का आप यूज कहीं पे भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि ये जो चीजें हैं वो उसी तरह से होनी चाहिए कि ये दोनों डायमीटर हैं, ठीक है। अब इसको अगर प्रूफ करके देखें कि कैसे इसका ये आता है, तो बहुत सिंपल है कि एडी आपकी एडी डायमीटर है, तो इस वाले सर्किल पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सेम ही सर्किल पे एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से इधर वाला ये भी एसी डायमीटर है, तो दूसरा वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेम ही सर्किल पे बना हुआ एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूफ भी हो जाता है कि ये दोनों पॉइंट, इनका सम 180 डिग्री है और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। C1 C2 दो वृत्त हैं जिनके केंद्र क्रमशः O O डैश हैं तथा व्यास AC और AD हैं। दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, तब बिंदु C B और D समरेखी होते हैं, ठीक है। C1 C2 are two concentric circles, each common chord and point P is such that OP is perpendicular to AB, AC equal to BD यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज में हम देखते हैं कि यहाँ पे दो सर्किल दिए हुए हैं और कोसेंट्रिक हैं, ठीक है। और इस केस में कह रहा है कि ये जो AB है ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड छोटे वाले सर्किल पे भी है, उसका नाम क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, और बड़े वाले सर्किल पे टोटल AB हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो ऐसे केस में जब ये परपेंडिकुलर होता है तो फिर क्या कह रहा है कि ये जो आपकी AB इंटरसेप्ट है और BD इंटरसेप्ट है ये आपस में बराबर हैं। ये आपका रूल होता है, ये रिजल्ट है, ठीक है। इसको सर्किल में बिल्कुल याद कर लेना है, समझ लेना है। अब इस चीज को देख लेते हैं कि ये कैसे आता है, ठीक। तो ये बहुत सिंपल है। अगर हम सिर्फ छोटे सर्किल की बात करें और CD की सिर्फ बात करें, ठीक है, तो CD के केस में हमें पता था कि जो लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर होती है वो मिड पॉइंट पे जाती है। अगर वो सिर्फ इतना दिया हुआ है कि वो परपेंडिकुलर है तो वो मिड पॉइंट पे जाती है, और जब ये मिड पॉइंट होगा तो CP की वैल्यू आपके किसके बराबर हो जाएगी, DP के वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब बड़ा वाला सर्किल ले ले तो उसमें भी यही कहेंगे कि ये O से जो हमने परपेंडिकुलर डाला है वो मिड पॉइंट को P उसका भी मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, AP की वैल्यू आपकी BP के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, बड़े वाले में छोटे वाले को, तो AP माइनस कर लेंगे CP और यहाँ पे कर लेंगे BP माइनस DP, ठीक है। इक्वल का साइन तो यहाँ पे बना ही रहेगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं और इक्वल इक्वल को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका सीधे AC आ जाता है और इक्वल टू यहाँ से BD आ जाता है। तो ये सिंपल सा प्रूफ हो गया, बट आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। इसका डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ C1 C2 सकेंद्रिक वृत्त हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक हैं। कॉन्सेंट्रिक केस में ही ऐसा होता है। AB इनकी उभयनिष्ठ जीवा है। P बिंदु इस प्रकार है कि OP परपेंडिकुलर टू AB, ये दिया होता है। परपेंडिकुलर की जगह पे अगर ये मिड पॉइंट भी दिया होता तब भी आप इस चीज को कह सकते हैं। उस केस में आपको क्या लिखा होता कि CP इक्वल टू DP, ठीक है। पर यहाँ पे परपेंडिकुलर बोल दिया है तो सेम चीज है, आपको या तो परपेंडिकुलर बोलेगा या तो बोलेगा CP इक्वल टू DP या मिड पॉइंट बोल देगा, ठीक है। तो ऐसे केस में AC इक्वल टू BD होता है, ये इंटरसेप्ट AC इक्वल टू BD होता है। ABCD आर द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल कट ईच अदर एट O। तो यहाँ पे कह रहा है कि OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD होता है, ठीक है। ये रिजल्ट आपका ट्रू होता है, इसको याद रखना है। तो क्या कह रहा है कि सिनेरियो का एक सर्किल है जिसकी दो कॉर्ड हैं AB और CD आपस में कट कर रही हैं किसी भी पॉइंट पे O पॉइंट पे। O जरूरी नहीं कि वो सेंटर है, वो कहीं पे भी हो सकता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि ये जो AO और OB दो पार्ट बन जाते हैं एक कॉर्ड के, उनका मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है दूसरी कॉर्ड के जो दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ये सर्किल पे होता है। ऐसी सिमिलर चीज हम वहां पे भी देखते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, सर्किल के केस में क्या सीन है और उसके केस में क्या सीन है, बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल क्लियर है। उसको मैंने वहां पे क्वाड्रिलेटरल के केस में डिस्कस किया हुआ है, तो आपको उसको भी देख के अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों ऐसा होता है ये हम समझ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये दो एंगल जो ब्लू से मार्क हैं, ठीक है, अगर उनके बारे में देखें तो ये दो एंगल क्या हैं, किसी एक सेगमेंट में बने हुए दो एंगल हैं, ठीक है। ये चाप पे
बने हुए दो एंगल हैं, तो किसी एक आर्क पे बने हुए दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो B इक्वल टू सी हो जाएगा एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल आपस में बराबर होते हैं, ऐसा हमने सीखा है अभी सर्किल में। और फिर इसी तरह से अगर इधर नीचे की तरफ CB आर्क को देख लें, CB सेगमेंट को देख लें, तो वहां पे A और D आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो भी ऐसे सेम आर्क पे बने हुए एंगल हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, और बाकी जो बचा हुआ एंगल है वो क्या है, शीर्षाभिमुख या जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो इस तरह से वो दोनों बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है दो, ये आपस में क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो ट्रायंगल AOC सिमिलर टू ट्रायंगल DOB। बस अब हमें क्या करना है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख देना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड में एक की AO है तो दूसरे की करस्पॉन्डिंग DO हो जाएगी, एक की आपकी CO है तो उसी के करस्पॉन्डिंग BO हो जाएगी, और इनको दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि ये सिमिलर हैं। तो यहां से बस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये रिजल्ट आ जाता है AO इंटू BO इक्वल टू CO इंटू DO। किसी भी सर्किल में एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट खींची जाती है तो वो आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि PA इक्वल टू PB के बराबर होगी, ये सर्किल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है कि ये जो टेंजेंट होती है, अगर इसकी रेडियस को इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से मिलाते हैं तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल जो आपका हो जाएगा OBP, ये आपका 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाता है OBP, जो कि क्या है, एक तरह से समकोण है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, और कई सारी चीजें जो हमसे पूछी जाती वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये एंगल पूछा जाता है तब भी हम ये 90 डिग्री का यूज करके, साइन थीटा कॉस थीटा का यूज करके इस एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक और चीज यहाँ पे है कि PA इक्वल टू PB होती है, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होती हैं। एक्सटर्नल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है, और वहां से जब भी ड्रॉ की जाएगी टेंजेंट तो वो आपस में बराबर होगी। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे और देखने को आता है कि अगर ये देखें कि ये दो एंगल हैं आपस में क्या है, 90 डिग्री हैं, तो अगर हम ये देखें कि APBO, ठीक है, APBO ये एक तरह से क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसमें चार भुजाएं हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के टोटल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इंटरनल एंगल का सम। अब इसमें 360 में 90 92 होके 180 तो ऑलरेडी हो गया, तो बचा कितना, 180 बचा। तो हमारे दो एंगल जो बचे ये सामने सामने वाले, इनका सम फिर से क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में इधर वाला एंगल दिया होता है तो आपको ये निकालना होता है, तो जस्ट 180 में माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट से रिलेटेड अगला रिजल्ट देखते हैं। तो अगले रिजल्ट में क्या है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे हमने एक टेंजेंट खींचा है, प्लस और क्या किया है, दो कॉर्ड हैं जिनको एक्सटेंड करके उसी पॉइंट पे मिला दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे AB कॉर्ड है और ये CD कॉर्ड है, इनको आगे मिला के उसी पॉइंट पे मिला दिया गया है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर AB कॉर्ड एंड CD कॉर्ड कट ईच अदर एट पॉइंट P एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली कट करते थे तो हमारा यहाँ का जो इसका इस पॉइंट का जो इंटरसेप्ट बनते थे वो आपस में उनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। तो अभी हमने इंटरनली पॉइंट के बारे में सीखा कि जो इंटरनल पॉइंट होता है और दो कॉर्ड आपस में कट करती हैं, तो ये इंटरनल पॉइंट से इनकी जो डिस्टेंस होती है उनका मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होता है। तो अब यही जो इंटरनल पॉइंट था ये निकल के बाहर चला गया, तो यहाँ बाहर आ गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बाहर वाले पॉइंट से सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस को हम देख लेंगे। तो यहाँ से देखो पहली वाली लाइन पे कि PA बड़ी वाली डिस्टेंस हो गई, P से बड़ी वाली डिस्टेंस PA हो गई, तो PA इंटू PB छोटी डिस्टेंस हो गई P से। इसी तरह से PC इंटू PD आपकी बराबर होती है। तो ये ध्यान रखना है कि पॉइंट आपका चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, बट उसी पॉइंट से हम चारों पॉइंट की डिस्टेंस लेंगे और एक पर्टिकुलर कॉर्ड से जो भी डिस्टेंस होंगी वो उनका मल्टीप्लीकेशन दूसरी वाली के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब इसी केस में अगर टेंजेंट से क्या रिलेशन है, तो टेंजेंट के केस में आपका क्या होता है कि टेंजेंट जो अगर PT है तो PT इंटू PT दो बार लेते हैं, और ये किसके बराबर होता है, PA इंटू PB के बराबर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं PT का स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। ठीक है, तो ये चीज भी ट्रू होती है, इसको अच्छे से याद कर लेना है।
तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है PA स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। अब सर्किल में काफ़ी अच्छा पार्ट आता है जिससे काफ़ी टफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा डाटा क्वेश्चन की थ्योरी में लिखा होता है। जो क्वेश्चन आपके पास दिया जाता है उसमें काफ़ी सारा डाटा दिया जाता है, और अगर कोई माइन्यूटली उसको नहीं पढ़ता है जो उसमें डिटेल दी हुई हैं, और कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं और एज्यूम कर लेते हैं, तो उसमें हम काफ़ी गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे सिनेरियो ये है कि आपके पास दो सर्किल हैं, ठीक है, उनके सेंटर A और B हैं, ठीक है, और क्या कह रहा है कि ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, फिर इसके बाद P पॉइंट और Q पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसके बाद कह रहा है कि ये सेंटर से हमने PA को मिला दिया और PB को सेंटर से मिला दिया, बस इतनी सी बात बोला है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट करवाता है, जैसे कि आपको हो सकता है AB कैलकुलेट करवा दे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, या फिर कॉर्ड की लेंथ आपको पता हो तो AB कैलकुलेट करना हो, या आपको AB की लेंथ पता हो तो कॉर्ड की लेंथ आपको कैलकुलेट करने को कही जा सकती है, ठीक है। ये कॉमन कॉर्ड हो गई क्योंकि ये कॉमन पॉइंट दोनों सर्किल में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या ध्यान रखना है, इस केस में हमें ध्यान रखना है कि ये जो AB है ये डिस्टेंस होती है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो इस पॉइंट को हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसा लिखा होगा कि AB डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के केस में परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जाते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रेडियस हो जाती है, AP आपकी रेडियस हो जाएगी, अगर इसको कैपिटल R मान लें, इसको स्मॉल r मान लें, तो ये हमें पता होती है AB के केस में, फिर हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है। और एक कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि जो ये एंगल है इसको कभी कभी हम लोग 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, तो इसको 90 डिग्री हमें कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर ये दिया नहीं होता है कि जो ये रेडियस है ये आपस में क्या है, टेंजेंट है एक दूसरे की, तो ही हम इसको 90 डिग्री मान सकते हैं। क्योंकि ये टेंजेंट नहीं है, हमने जस्ट इस वाले क्वेश्चन में हमने इसको मिला दिया था, P और A को मिला दिया था, P और B को मिला दिया था, तो इस तरह से ये टेंजेंट नहीं हो जाती है, ठीक है। अगर ये PA पे टेंजेंट होती, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि ये 90 डिग्री होगा, बट इस केस में ये 90 डिग्री नहीं होगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। इस फिगर में हमें दिया हुआ है कि गिवन रेडियाई PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि जो PA और PB हैं वो सर्किल की टेंजेंट भी हैं, ठीक है। ऐसे ये वाली PA इसकी रेडियस है, ठीक है, बट ये दूसरे की टेंजेंट है। इसी तरह से ये इसकी रेडियस है पर दूसरे की टेंजेंट है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और फिर हम इसकी वैल्यू AB की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू को अंडर रूट कर देंगे तो AB की वैल्यू हमारे यहाँ से आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आता है, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस भी करेंगे। तो यही बात मैं प्रीवियस उसमें स्लाइड में बोल रहा था कि यहाँ पे अगर ऐसा दिया होता है तभी आप इसको 90 डिग्री मान सकते हैं, अदरवाइज ये बीच वाले एंगल को आप 90 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन में एक और सिनेरियो आता है जब कहता है कि दो सर्किल हैं आपके और दोनों सर्किल की रेडियाई सेम है, ठीक है। तो ये भी अगर R है तो ये भी R है, ये दोनों रेडियस हो गई, और इस तरह से हमने ये दूसरे को कट करते हैं, तो हमने इस तरह से दोनों के सेंटर को और P पॉइंट को जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मिला दिया। और क्योंकि ये देखो ये अगर B सेंटर है तो ये इसकी परिधि है, तो इतनी डिस्टेंस भी R हो जाएगी, तो ये भी R हो जाएगी। तो इस केस में हम ये कह देते हैं कि ये जो बीच में एक ट्रायंगल बनता है वो एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और सारों की वैल्यू आप 60 डिग्री हो जाती है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको इस पे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से इस चीज को भी समझ के रखना। तो हमने देखा कि इस तरह से सर्किल के इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन में काफी सिनेरियो बन रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है, तीनों चीजें हम लोगों ने समझ ली, क्वेश्चन में हो सकता है और वेरिएशन करे, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है कि क्या इन्फॉर्मेशन दी है और उस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या हम रिफर कर सकते हैं, इस चीज को समझ के रखें। तो मुझे लगता है कि सर्किल में हम लोग लगभग सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी से रिलेटेड, और अगर कुछ छूट जाता है तो आपको अगर कुछ लगता है कि ये चीज़ मैंने नहीं बताई है तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अगला एक और लेसन इस पे इंक्लूड करके बना दूंगा, ठीक है, अगर सफिशिएंट चीज़ें होंगी तो। अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको पढ़ने में मदद कर रहे हैं, आपकी तैयारी में हेल्प कर रहे हैं, तो ये दूसरों के साथ भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।